1993 में एक ट्रांसमिशन की वजह से फार्मूला रेसिंग के रूल्स को चेंज कर दिया गया और इस ट्रांसमिशन को रेसिंग से सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि ये दूसरे ट्रांसमिशन से फास्ट और स्मूथ था। लेकिन कुछ सालों बाद ये ट्रांसमिशन रोड्स पर आया और निसान जैसी रेपुटेड कार कंपनी को कोर्ट तक घसीट कर ले गया। ये ट्रांसमिशन था सीवीटी यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब सवाल यह है कि सीवीटी जो कि एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था, फ्यूल एफिशिएंट और स्मूथ होने के बाद भी हिस्ट्री में सबसे हेटेड कार टेक कैसे बन गया और क्या ये हेट जस्टिफाइड है? नॉर्मल ट्रांसमिशन में फिक्स गियर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सीवीटी में इनफाइनाइट गियर रेशियोज होते हैं और इसमें ना तो कोई पावर इंटरप्शन होता है और ना ही कोई जर्क, सिर्फ स्मूथ पावर फ्लो। पर सीवीटी की कहानी इतनी स्मूथ नहीं थी। सीवीटी कोई आज के जमाने का मॉडर्न ट्रांसमिशन नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले सीवीटी का डिजाइन उस आदमी ने बनाया था जिसने मोनालिसा की फेमस पेंटिंग बनाई थी, लेनार्डो दा विंची। देखो, लेनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो एक इंजीनियर भी था। 1940 में लेनार्डो ने सीवीटी का डिजाइन बनाया। लेनार्डो का आइडिया था कि स्पाइरलिंग गियर्स यूज करके हाई टॉर्क को हाई स्पीड में ग्रेजुअली ट्रांसफर किया जा सकता है बिना गियर स्वैप करे। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद 1879 में एक 15 साल के लड़के ने, जिसका नाम था मिल्टन रीव्स, उसने एक वेरिएबल स्पीड ट्रांसमिशन बनाया। रीव्स एक सॉ मिल में काम करता था जहां सारी सॉ मशीन्स एक ही कांस्टेंट स्पीड पर चलती थी। इससे एनर्जी वेस्ट होती थी। रीव्स ने सोचा अगर स्पीड को कंट्रोल किया जा सके तो काम ज्यादा सेफ और एफिशिएंट हो जाएगा। यहीं से सीवीटी टाइप सिस्टम का रियल प्रैक्टिकल आइडिया शुरू हुआ। रीव्स ने एक लेदर बेल्ट पर लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाए जो एक वी शेप पुली के बीच में फिट हो जाते थे। अगर पुली की साइड्स को एक दूसरे से दूर किया जाए तो बेल्ट और वुड ब्लॉक्स सेंटर की तरफ स्लाइड हो जाते, जिससे पुली का इफेक्टिव साइज छोटा हो जाता। और अगर पुली की साइड्स को पास लाया जाए तो बेल्ट बाहर की तरफ पुश होती थी और पुली का साइज बढ़ जाता था। ये सिंपल मैकेनिज्म वेरिएबल रेशियो क्रिएट करने का बेसिस बना। जब इनपुट पुली की साइड्स एक दूसरे से दूर जाती है तो पुली का इफेक्टिव साइड छोटा हो जाता है। इस मूवमेंट की वजह से बेल्ट सेंटर की तरफ स्लाइड करती है। अपोजिट साइड में आउटपुट पुलीज एक दूसरे के क्लोज आती है, जिससे पुली का डायमीटर इंक्रीज होता है और वो बेल्ट को ऊपर की तरफ पुश करती है। ये सेटअप कार में फर्स्ट गियर जैसा बिहेवियर देता है, मतलब हायर गियर रेशियो। इसके अपोजिट अगर आप इनपुट पुली को बड़ा कर दो और आउटपुट पुली को छोटा कर दो तो आपको मिलेगा एक लोअर गियर रेशियो, जैसे कार में फिफ्थ या सिक्स गियर में मिलता है। और इस लोअर और हायर गियर रेशियो के बीच आप कहीं सारी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल रेंज क्रिएट कर सकते हो, यानी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट गियर स्टेप्स। इस इन्वेंशन ने इतना अच्छा काम किया कि रीव्स ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी, रीव्स पुली कंपनी। 1896 में रीव्स ने अपने वेरिएबल स्पीड पुली डिजाइन को एक कार में यूज किया और ये पहली गाड़ी बनी जिसमें सीवीटी टाइप ट्रांसमिशन लगाया गया। लेकिन उस टाइम की ज्यादातर अर्ली कार्स की तरह ये भी काफी महंगी और अनरिलायबल थी। इस वजह से रीव्स की सीवीटी टेक्नोलॉजी मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। कुछ छोटे ऑटोमोटिव ब्रांड्स ने सिमिलर सिस्टम्स ट्राई किए, लेकिन रीव्स की तरह ये कंपनीज भी ऑटोमोटिव मार्केट में जम नहीं पाई और धीरे धीरे उनका नाम गायब हो गया। फिर 1958 में सीवीटी ने दोबारा कमबैक किया, DAF 600 नाम की डच कार के साथ। इसमें वैरियोमेट्रिक ट्रांसमिशन यूज हुआ जो टू बेल्ट ड्रिवन सीवीटी था। ये सिस्टम टॉर्क को दोनों रियर व्हील्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, थोड़ा थोड़ा लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल की तरह। उस टाइम के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ही सीवीटी सिंपल और ज़्यादा एफिशिएंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सीवीटी सिर्फ छोटी लो पावर्ड कार्स तक ही लिमिटेड रहा। रबर बेल्ट्स ओवरहीट हो जाती थी और जल्दी वियर आउट भी हो जाती थी। वेरियोमेट्रिक में एक फीचर था सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिससे गियर रेशियो एडजस्ट होता था। लेकिन इस क्लच को फैक्ट्री से ही ट्यून किया जाता और या तो ये ज़्यादा टॉर्क दे सकता था या बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी या फिर ज़्यादा पावर। तीनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ड्राइवर की ड्राइविंग हैबिट्स और क्लाइमेट के हिसाब से किसी को सीवीटी बहुत अच्छा लगता और किसी को बिल्कुल बेकार। ये मिक्स एक्सपीरियंस होने की वजह से सीवीटी को उस जमाने में मास एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। लेकिन DAF ने सीवीटी पर पूरा ट्रस्ट रखा। उन्होंने सीवीटी को रैली क्रॉस, फार्मूला 3 और एंडोरेंस इवेंट्स में टेस्ट किया और सीवीटी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया।
स्पेशली वेट कंडीशंस में सीवीटी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। 1968 की अल्पाइन रैली में सीवीटी ने फर्स्ट प्लेस अचीव किया और 16,500 किलोमीटर की लंदन टू सिडनी मैराथन में 100 ड्राइवर्स के बीच 17th पोजीशन हासिल की। Homeward trip to Sydney, 10,000 miles of the roughest, toughest rally driving, a marathon event that brought in cars and drivers from all over the world. ये भी एक रबर बेल्ट ट्रांसमिशन के लिए कमाल का एंडोरेंस रिकॉर्ड था। और एक इंटरेस्टिंग बात, सीवीटी ने रिवर्स रेसिंग में ऐसा डोमिनेशन दिखाया कि ऑर्गेनाइजर्स ने सीवीटी को बैन कर दिया। आज के स्टैंडर्ड से सीवीटी शायद बेस्ट ना लगे, लेकिन उस टाइम के टेक और मटेरियल्स की लिमिटेशन को ध्यान में रखें तो सीवीटी उस जमाने में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा था। 1975 तक डीएफ को वॉल्वो ने एक्वायर कर लिया और 1995 आते आते सीवीटी के काफी पेटेंट्स बॉश के पास चले गए। इस बीच सुबारू, होंडा और निसान जैसे ब्रांड्स सीवीटी को रिफाइन करने पर काम कर रहे थे, क्योंकि सबको सीवीटी की पोटेंशियल समझ आ रही थी, सीमलेस एक्सेलरेशन और मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। शुरुआत में सब कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा था। सीवीटी लाइट, स्मूथ और पेपर पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से माइलेज में बेटर दिखता था। सीवीटी होंडा सिविक और टोयोटा प्रियस जैसी मेन स्ट्रीम मॉडल्स में भी आना शुरू हो गया। लेकिन फिर सीवीटी की इस स्मूथ जर्नी में आया एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर। यहीं से चीजें खराब होना शुरू हो गई। निसान और उसके सप्लायर जेटको ने सीवीटी पर ऑल इन बेट लगा दिया। उन्होंने अल्टीमा से लेकर रॉक तक ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में सीवीटी डाल दिया। प्रॉब्लम ये थी कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था। सीवीटी को प्रोडक्शन लाइन में भेजने के लिए डेवलप किया गया, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं। रिजल्ट, बेल्ट्स जल्दी वियर होने लगी, ओवरहीटिंग ने कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स क्रिएट किए, सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग वीक थी जिससे ड्राइविंग डिस्कनेक्टेड फील होती थी और रिव्यूज नेगेटिव आने लगे। मेंटेनेंस इंटरवल्स भी गलत एस्टिमेट किए गए और फिर जब फेलियर्स और रिपेयर बिल्स पाइल अप होने लगे तो लॉस सूट्स भी शुरू हो गए। कस्टमर्स काफी गुस्सा थे क्योंकि सीवीटी रेगुलर मेंटेनेंस के बाद भी फेल हो रहा था। निसान ने मास मार्केट सीवीटी बनाने की रेस में डेवलपमेंट टाइम को सेक्रीफाइस किया और ये सट्टा उनको काफी भारी पड़ा। रिपेयर बिल्स 2 से $5,000 तक पहुंच गए, क्योंकि निसान ने सीवीटी को इस तरीके से डिजाइन किया था कि रिपेयर करना मैकेनिक्स के लिए भी काफी मुश्किल था। और प्रॉब्लम का मेन सोर्स था प्रॉपर कूलिंग सिस्टम की कमी, जिसकी वजह से सीवीटी की लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो गई। इन सब के चलते निसान की रेपुटेशन तो गिरी ही, लेकिन सीवीटी का नाम भी साथ में नीचे चला गया। लेकिन रुको, क्या सीवीटी सच में इतना बुरा है जितना लोगों ने उसे बोला? इसका जवाब है नहीं। सही इम्प्लीमेंटेशन मिले तो सीवीटी ब्रिलियंट हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट, सीवीटी ही रीजन है कि हाइब्रिड्स और फ्यूल एफिशिएंट कार्स एक्स्ट्रा माइलेज निकाल पाती है। ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन में फिक्स गियर्स होते हैं, जिससे इंजन बार बार पावर बैंड से बाहर जाता है। सीवीटी कांस्टेंट रेशियो एडजस्ट करके इंजन को ऑप्टिमल आरपीएम जोन में रखता है। रिजल्ट, बेटर फ्यूल इकोनॉमी और स्मूथ एक्सीलरेशन। जब सीवीटी को सही तरीके से ट्यून किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी सच में धमाल दिखा सकती है। लेकिन कभी कभार किसी चीज का ज्यादा अच्छा होना भी उसके लिए बुरा हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ 1993 में, जब विलियम्स F1 टीम ने अपनी रेस कार में सीवीटी टेस्ट किया और FIA ने रिजल्ट्स देखते ही सीवीटी को बैन कर दिया। रीजन सिंपल, सीवीटी इंजन को कांस्टेंट पीक पावर पर रखता था, गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं थी और लैप टाइम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए। साथ ही ड्राइवर की स्किल का इंपॉर्टेंस कम हो जाता, जो FIA को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए सीवीटी को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बेहतर था। आज के टाइम में मैन्युफैक्चरर्स सीवीटी को काफी एक्यूरेटली ट्यून कर रहे हैं। होंडा और सुबारू सीवीटी के लिए काफी एडमायर किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीवीटी को अपने मॉडल्स में स्मार्टली इंटीग्रेट किया है। तो एंड में देखा जाए तो हाइब्रिड्स और फ्यूल एफिशिएंट सेगमेंट में सीवीटी आज भी किंग है। लेकिन ईवीज तो ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन को ही डिच कर रही है। इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी इंस्टेंट टॉर्क देती है और उन्हें सीवीटी या फिर किसी कॉम्प्लेक्स गियरिंग की जरूरत नहीं होती। हो सकता है आगे चलकर ईवी सीवीटी को कंप्लीटली आउटडेटेड बना दे। परफॉर्मेंस और एंथुसियास्ट कार्स में आगे भी मैनुअल्स और डीसीटी ही राज करते रहेंगे। लेकिन जब तक फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तब तक सीवीटी की मार्केट में जगह बनी रहेगी। शायद सीवीटी कभी हार्डकोर ड्राइविंग एंथुसियास्ट का फेवरेट ना बन पाए,
लेकिन ये भी सच है कि सीवीटी जैसा स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दूसरा नहीं है। तो आपको इस सीवीटी की कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे की प्रक्रिया आप जानते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, इसके साथ ही आप वीडियो को फर्स्ट वीक में हाइप भी कर सकते हैं।